हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको जो लेक्चर बताने वाले हैं उसके अंदर हम जो बताएंगे, पहले तो आपका छोटा सा एक टॉपिक बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो आपकी जो ये टर्में हैं, जैसे कि आपकी कंडक्टेंस हुई, कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, ये सभी कंडक्टेंस के टर्म है आपकी। इन चारों का वेरिएशन देखेंगे बाय इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। डाइल्यूशन हम बढ़ाते हैं तब इनमें आपका क्या वेरिएशन आता है। डाइल्यूशन का मतलब है कि आपकी जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स डाल रहे हैं, जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट्स आप डाल रहे हैं, ठीक है भाई, वो हम जैसे कि आपका सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, इसमें 1 लीटर आपका सॉल्यूशन है और 1 ग्राम आप इलेक्ट्रोलाइट्स डाल रहे हैं। तो एक तो ये केस है। एक आपका वही आपका क्या है कि 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट्स आप डाले और यहाँ पर आपका 2 लीटर सॉल्यूशन है MnO, ठीक है भाई। एक और केस है, यहाँ पर आप 1 ग्राम ही डाले, आपका 3 MnO। तो उस केस के अंदर क्या है, डाइल्यूशन आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है लगातार। आपका सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो आपको क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे हम ये डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तब कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ठीक है भाई, कि भी क्या इफेक्ट पड़ेगा कंडक्टेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, इंक्रीज डाइल्यूशन टू द कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है, ये वैल्यू इंक्रीज होती है। सीधी सी बात है, जैसे जैसे डाइल्यूशन हम बढ़ाएंगे तो ज़्यादा आयंस आपके आएंगे सॉल्यूशन में, ठीक है भाई, आपकी ज़्यादा मोबिलिटी हो जाएगी और कंडक्टेंस आपकी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। बट कि जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी हम उसको कैपा बोल रहे हैं, कैपा, ये वैल्यू डिक्रीज होती है और इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू कि जैसे देखो ये जो कंडक्टिविटी जो होती है, हमने इसको कंडक्टेंस कहा है कब, जब आपका सेल कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है भाई। सेल कांस्टेंट 1 कब होगा, जब 1 सेंटीमीटर का वायर लेंगे और उस वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन का हो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो। तो इस वायर के अंदर, इस वायर के अंदर की बात करें, ठीक है, तो उसकी लेंथ 1 हो जाएगी, कि आपके पास एरिया क्रॉस सेक्शन हो जाए। उस टाइम पे आपकी जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी इस वायर के अंदर, वो आपकी कंडक्टिविटी के बराबर ही होगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये बात मैं बता रहा हूँ कि कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस एट विच यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है भाई, तभी होगा। यानी कि स्पेसिफिक एरिया के रीजन के अंदर की बात की जाती है, तो उस रीजन के अंदर क्या है, जैसे कि एक सॉल्यूशन ले लीजिए, मान लेते हैं, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल मान लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर है। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन करने के बाद मान लेते हैं इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर एक मॉलिक्यूल आ रहा है, फिर आगे जैसे डाइल्यूशन आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा मान लेते हैं इस एरिया के अंदर ही, अब एक भी मॉलिक्यूल ना आए तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप ज़्यादा डाइल्यूशन करेंगे ना तो स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा, मॉलिक्यूल आपके दूर दूर आप घूमेंगे और यहाँ पर इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर क्या है
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, और जैसे जैसे कम होगी तो कंडक्टेंस भी आपकी कम हो जाएंगे। तो ये वेरिएशन था आपका कंडक्टेंस का, कि भाई किस तरह से आपका डायल्यूशन बढ़ाएंगे तो क्या क्या इफेक्ट डालती है। अब जो है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं वो है आपका मोलर कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, दोनों टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, वीक के लिए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, तो वेरिएशन देखना है मोलर कंडक्टिविटी का। ठीक है, तो इस वेरिएशन को समझाने के लिए यानी कि वेरिएशन को लैम्डा है, ठीक है विद कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर वेरिएशन जो एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन बाय डी बाई हक्कल ओमजागर। ठीक है भाई, दोनों आपके जो तीनों साइंटिस्ट है जिब्बी अकेले ओमजागर भी, इन सभी ने सबसे पहले क्या किया, इनका वेरिएशन एक्सप्लेन किया। और यहाँ पर डायरेक्टली डेराइव ए रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड वर्सेस कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, दिस इक्वेशन is called डी बाई हक्कल ओमजागर इक्वेशन। ठीक है भाई, डी बाई हक्कल ओमजागर इक्वेशन बनेगी इसको, और ये इक्वेशन आपकी इस तरह से, ये आपकी वेरिएशन है कि लैम्डा एम एट कंसंट्रेशन सी और लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डायमेंशन में बनाएंगे क्या है माइनस में डी रूट सी। ठीक है, डी रूट सी जिसका डी बाई हक्कल ओमजागर इक्वेशन। ठीक है, वेयर में लैम्डा एम सी तो है ये मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, एम जीरो जो है आपका अननोन जो है, ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन आप सब कर देंगे तब है, इसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलेंगे, दिस इज द एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है भाई, तो बी आपका कांस्टेंट है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, और आपके जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसके ऊपर भी डिपेंडेंट करता है, ये बात ध्यान रखना आपको। और जो सी है, सॉरी जो सी है आपकी, सी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो भी आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी कंसंट्रेशन की बात की गई। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको बताती है कि भाई कैसे कैसे आप कंसंट्रेशन को वेरी करेंगे तो उसकी आपकी जो मोलर कंडक्टेंस है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ध्यान रखना है कि भाई क्या क्या टर्म है। आप क्या है कि डी बाई हक्कल ने क्या है कि इस इक्वेशन को ड्राइव किया है, ये जो डी बाई हक्कल ओमजागर इक्वेशन है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लॉट किया, प्लॉट लैम्डा एम सी वर्सेस रूट सी। ठीक है, इसके बारे में हम इसको y है, ये आपका c हो जाएगा माइनस में m और x। ठीक है भाई, ये x की वैल्यू ये v है, तो यहाँ पर नेगेटिव है, इसका मतलब इसके बीच में आप करेंगे तो नेगेटिव स्लोप आने वाला है। ठीक है भाई,
ये आपकी लैम्डा एम सी की वैल्यू है, ये सी है कंसंट्रेशन। यदि आप इसको प्लॉट करेंगे तो नेगेटिव स्लोप आएगा। नेगेटिव का मतलब लाइन आपकी इस तरह से आएगी, ठीक है, आनी तो चाहिए इस तरह से, ठीक है, लाइन आनी चाहिए इस तरह से। और उस जैसे कि लाइन मान लेते हैं आप इस तरह से आ रही है, तो इसका यदि आप आगे आप इंटरसेक्शन आप निकालेंगे तो ये जो इंटरसेक्शन होगा आपका लाइन का, जो आपको लैम्डा एन नॉट की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, यानी कि इनफाइनाइट डायमेंशन के ऊपर कंडक्टेंस क्या है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्लोप ऑफ द लाइन से आप क्या निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एक्चुअल में होना चाहिए। अब क्या है कि जो जब आपका ये डीवे हक्कल और सागर जो आपके जो फ्लो आपके जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने देखा कि जो ये जो कर्व की इक्वेशन जो है आनी चाहिए स्ट्रेट लाइन, परंतु आपके जो वीक है उसके केस में अलग लाइन्स आती है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके केस में आपकी अलग लाइन्स आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब इन्होंने एक्सप्लेन किया एक्सपेरिमेंटली है कि जो आपके जो वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉरी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए भी करवा रहे थे इस तरह से, ठीक है भाई, इस तरह से आपकी करवा, ठीक है, इस तरह से। और ये थोड़ा सा आपका बैंड हो रहा है इस तरह से, ठीक है, अभी बताएंगे कि क्या है क्यों नहीं। तो ये आपका है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको जो कर्व आ रही है वो इस तरह से आएगी। यदि आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो दिस इज स्ट्रेट लाइन, और दिस इज, और इसको यदि आप एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो इस तरह से कट करते हैं, और इसको भी यदि आप एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका कर्व आ रहा था, ये आपका जो कर्व है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो अब हम बताना चाह रहे हैं कि ये कर्व आ क्यों रहा है आपका वीक के केस में, ऐसा क्यों हो रहा है कि देखो ये इक्वेशन यदि आप देखें, ये जो इक्वेशन है आपकी, अभी हमने लाइन इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करके बताया है कि ये आपका नेगेटिव स्लोप की लाइंस है, आपकी नेगेटिव स्लोप की लाइंस आनी चाहिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है भाई। अभी मैंने इसको कंपैरिजन करके बताया आना चाहिए स्ट्रेट लाइन, परंतु वीक स्ट्रॉन्ग के केस में आपकी यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइंस आती है, इसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, और वीक के केस में तो ये कहीं पर स्ट्रेट लाइन बनी रहेगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या आपका क्या करो है कि भैया आपके स्ट्रेट लाइंस आ नहीं रही है, ठीक है भाई। तो यदि स्ट्रेट लाइन देखो, यदि इन केस ऑफ ये पहला केस है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस की बात करते हैं, तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है भाई, एट लो कंसंट्रेशन, देखो लो कंसंट्रेशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल आपके कम है, जैसे कि ये सॉल्यूशन है कोई, इसमें आप पहले तो मॉलिक्यूल रखते हैं, लो कंसंट्रेशन का मतलब है कम मॉलिक्यूल होगा, ठीक है भाई। तो जब की बात की गई है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जब है तो कंप्लीटली क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं, ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल किस फॉर्म में मिलेंगे, आयन के फॉर्म में मिलेंगे, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है भाई। और ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड फॉर्म में है तो क्या होती है कि इनकी जो कंडक्टेंस आनी चाहिए, देखो इनकी जो कंडक्टेंस आनी चाहिए इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, वो आपकी क्या होती है, वो जो लैम्डा एम सी आनी चाहिए, यानी कि जितनी भी यहाँ पर कंसंट्रेशन जब कम करते हैं तो ये परफेक्टली इस इक्वेशन को अप्लाई करता है, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए वो आती है, ठीक है भाई। यहाँ पर ये बात आपने ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं, और यहाँ पर जैसे कि दो मॉलिक्यूल है तो दोनों मॉलिक्यूल की वजह से कंडक्टेंस आएगी वो आनी चाहिए, समझ रहे हैं भाई, ठीक है। तो इसलिए ये जो कर्व है वो आपकी लो कंसंट्रेशन की यानी थोड़ी लैम्डा ये वैल्यू के ऊपर तो ये परफेक्टली स्ट्रेट लाइन को इक्वेशन को फॉलो करता है,
ठीक है भाई, ठीक है। और दूसरा आपका जो केस है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है भाई, इन केस ऑफ आपका, इन केस ऑफ सेकंड है आपका, और यहाँ पर आपकी हायर कंसंट्रेशन, ठीक है भाई, ये पहला केस था आपका, ये सेकंड केस है, और यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की गई है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है कि भाई अब इस सॉल्यूशन के अंदर आप बहुत सारे मॉलिक्यूल डाल, जैसे 5 मॉलिक्यूल कर दिए, ठीक है। तो जब 2 मॉलिक्यूल थे तब तो आपके 2 मॉलिक्यूल थे ना, तो एक मॉलिक्यूल ने ये आयन जनरेट किया, मान लेते हैं पॉजिटिव वाला एक आयन है, जो नेगेटिव वाला, एक इसमें मान लेते हैं C पॉजिटिव, यहाँ पर D नेगेटिव। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर ये 4 आयन है, 4 आयन तो घूम रहे हैं, परंतु यहाँ पर जैसे ही आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो इस सॉल्यूशन के में आयन जो है, यानी कि नंबर ऑफ आयन जो है, नंबर ऑफ आयंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होता है ना, तो आयन आयन इंटरेक्शन लगता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव, इनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो कम आयन है तो इंटरेक्शन कभी कम है, तो यहाँ पर ये सही है, जितनी कंडक्टेंस आनी चाहिए उतनी आती है, ठीक है भाई। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि इंटर आयनिक इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे इंटर आयनिक इंटरेक्शन, ठीक है भाई, इंक्रीज। और जैसे इंटर आयनिक इंटरेक्शन इंक्रीज करते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल है जितनी कंडक्टेंस प्रोड्यूस करनी चाहिए उतनी कर नहीं पाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो लैम्डा एम वैल्यू है उससे मात्रा क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। समझ लो, लैम्डा एम वैल्यू क्या होती है, समाधान कम हो जाती है, इसलिए कर्व में क्या है, इसकी वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये ऑटोमेटिकली आप बात ध्यान रखना है, स्टोन के जब कंसंट्रेशन ज्यादा करेंगे तो इंटरआयनिक इंटरेक्शन बढ़ेगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए जो कर्व है थोड़ा सा नेगेटिव आता है, ठीक है भाई। तो ये तो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए था। देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक और बात भी है, यदि ग्राफिकली देखें इसको, देखो इसको यदि बाद में देखते हैं केस में, ठीक है, बी के केस में, ये स्टोन के केस में आया है। तो स्टोन के केस में अभी हमने कहा कि ये आपके लो कंसंट्रेशन पे तो आपका परफेक्ट फॉलो करता है, हाई के ऊपर क्या है थोड़ा सा डेविएट करता है पार्ट से, ठीक है भाई। और लो कंसंट्रेशन के ऊपर यदि आप परफेक्टली ओबे करता है तो हम इसको एक्स्ट्रा फ्लो करके ये जो लाइन है का इंटरसेक्शन जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो इंटरसेक्शन आएगा उसकी वैल्यू जो होगी लैम्डा एम नॉट होगी, यानी कि लैम्डा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसमें हम लैम्डा एम जो नॉट की वैल्यू है कैलकुलेटेड ग्राफिकली, ठीक है भाई। और ये इंटरसेक्शन जो है आपको उससे प्रोवाइड आपके पास आएगा, ठीक है भाई। ये इंटरसेक्शन जो होगा वहां से आपको वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या था स्टोन के केस में, तो स्टोन के लिए ये जो आपकी इक्वेशन है अप्लाई हो रही है, जैसे एक थोड़ा सा डेरिवेट कर रही है और इसकी वजह से हम क्या है इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, इसलिए और इसी को ही हमने निकालना है, ठीक है भाई। और इसके बाद हम जो सेकंड केस है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वो है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है भाई। दूसरा केस है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हम एक बात यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टोन देखो ये तो आपकी बात हो रही वीक की, ये वीक का केस में ये करवा रहा था और इसको हमने एक्स्ट्रा कर दिया, ये वीक का, ठीक है भाई। तो एक बात हमने देखी है कि देखो इस कर्व में भी आपको दिख रहा है कि ये कर्व नीचे है ये ऊपर है, तो स्टोन के केस में जो मोलर कंडक्टेंस आती है वो ज्यादा आती है, वीक के केस में आपको मोलर कंडक्टेंस कम आती है। तो सबसे पहले है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लैम्डा एम वैल्यू जो है वैल्यू लार्जर होती है एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये क्यों होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं, जितने ज्यादा आयनाइजेशन होगा उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस, तो
वीक तो भाई आपके जैसे कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लेंगे तो में से एक आयनाइज होगा तो वीक है, ठीक है भाई। तो जब एक ही होगा तो उसमें आयंस कम मिलेंगे तो उसकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी। तो ये इसका पहला केस था, ठीक है भाई। दूसरा यहाँ पर इस लाइन को यदि हम एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो क्योंकि इस लाइन को हम एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो इस लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और जहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं होगा तो हम लैम्डा एम वैल्यू जो है लैम्डा एम नोट जो है नॉट कैलकुलेटेड, ठीक है भाई, नॉट कैलकुलेटेड, ठीक है भाई। ग्राफिकल हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका बात ध्यान रखना है, ग्राफिकली हम इस लैम्डा एम को जो है नॉट कैलकुलेटेड, जब यह कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो दिस इक्वेशन जो है इट नॉट एप्लीकेबल ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है भाई। ये डी बाई हक्कल और का इक्वेशन जो है डी बाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन नॉट एप्लीकेबल ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है भाई। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो डी बाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन है, ठीक है भाई। इसके बाद क्या है कि ये जो लैम्डा एम वैल्यू जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम कैलकुलेट नहीं कर पाए, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वार्ट्ज लॉ को पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वार्ट्ज लॉ पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन करना है हमें, ठीक है भाई। तो ये थैंक यू है।